जी सफा नंबर 2 पे अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ज़ाहिर है मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि जो उस दिन जिस दिन अब शरीफ हुसैन ने कांगे पे सफर करना है, दिन के वक्त जो उनके दफ्तर का हलवाई है उसी से 2-4 पूरियां लेकर उसने खा ली है और ऊपर से पानी पी लिया, और रात के टाइम भी उसने सोचा है कि मैं किसी सस्ते से होटल में जाके खाना खा लूंगा, और घर में भी जो है वो उसके कोई नहीं है जिसकी उसको फिक्र हो, और गरीब शख्स है, ज़ाहिर है दर्जा 2 का क्लर्क है, तो घर में भी कोई इतना कीमती असासा नहीं है कि उसको फिक्र हो कि मैं देर से घर जाऊंगा तो वो चोरी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो बड़ा बेफिक्रा है, मतलब वो बिल्कुल बेफिक्रेपन के साथ जो है वो अपने दफ्तर से निकलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यानी वो आजाद है आज, जो है वो जहां मर्जी वो जाए। तो उसने क्या सोचा है कि वो आज जामे मस्जिद के गिर्द ना, एक दिल्ली में जामे मस्जिद है, ये दिल्ली का तस्करा हो रहा है, शाहजहां की बनाई बनाई हुई बड़ी पुरानी मस्जिद है जो तारीख में भी बड़ी मशहूर है, और वो कहते हैं कि जो जामे मस्जिद है उसके गिर्द एक बाजार लगता है, तो इसने सोचा है कि मैं वहां पर आज जाऊंगा और थोड़ा अपना वक्त जो है मैं वहां पर गुजारूंगा। अच्छा, अब मुसन्निफ आगे पैराग्राफ जो है ना सफा नंबर 2 पे जो पहला बड़ा पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत आप कह लें कि तवालत के साथ एक पैराग्राफ में बताना उन्होंने सिर्फ ये है कि क्लर्क किस तरह के आ रहे हैं और किस तरह के लोग जो है वो इमारतों से निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ और एक बात को बयान करने के लिए बहुत सारे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी नजर जो है कितनी तनकीदी है अल्फाज के ऊपर भी, और अल्फाज का जो दरोबस्त है उनको खपाना उनको कितने अच्छे तरीके से आता है, यानी इतने अच्छे तरीके से जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, यानी एक ही बात को बयान। अब वो बता रहे हैं कि इमारतों से लोग कैसे निकल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जो इमारतों से लोग चलते हुए आ रहे हैं उनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, हर तरह, हर वजह और हर कुमाश के लोग हैं। दर्जे अव्वल का क्लर्क भी है, दर्जे 2 का क्लर्क भी है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट भी है, फिर डिस्पैचर भी है, अकाउंटेंट भी है, ठीक है, फिर टाइप जो करते हैं, जो लिखी हुई चीजें होती हैं, टाइपिस्ट भी है, रिकॉर्ड रखने वाले लोग भी हैं, उसको डिस्पैच करने वाले लोग भी हैं, हेड क्लर्क भी है, तो बहुत सारे लोग हैं, और जाहिर है जिस हिसाब से उनका ओहदा होगा उसी हिसाब से फिर उनकी वज़ाकता भी होगी। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसका ओढ़ना पहनना ओढ़ना भी फिर अच्छा होगा, और जिसके पास पैसा कम है उसका पहनना ओढ़ना भी नॉर्मल होगा, और जिसके पास जो चपरासी होगा या जो और बहुत कमतर दर्जे पे होगा, जिसको हम क्लास 4 कहते हैं, उसका पहनना ओढ़ना और तरह का होगा। तो मुसन्निफ उसी बात को बयान करते हुए कहते हैं कि जैसे हर ओहदे से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर मौजूद थे, तो इसी तरह उनकी वज़ाकता यानी देखने में भी वो डिफरेंट नजर आ रहे थे। वज़ाकता, हर वज़ाकता और हर कुमाश के लोग जो है वो वहां पर नजर आते, उनकी वज़ाकता भी जुदा थी, जाहिर है। अब वो बता रहे हैं कि लोग कैसे वहां से आ रहे हैं, कुछ के पास साइकिल है, उस वक्त साइकिल होना भी बड़ा कमाल होता था। आजकल तो हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी है ना, तो गाड़ियां तो उस वक्त बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो साइकिल जो है वो रखना वो भी एक बड़ी समझ में लग्जरी लोग उसको तस्वुर करते थे। तो कुछ कह रहे हैं वो साइकिल सवार हैं जो अपनी साइकिल पर आ रहे हैं उस चौड़ी चकली सड़क पर, तो जिनके पास जाहिर है कुछ थोड़े ज्यादा पैसे होंगे उनके पास साइकिल है, फिर कुछ जो है वो पैदल चलते आ रहे हैं और आपस में गपशप करते हुए आ रहे हैं। फिर अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने लिबास कैसे पहने हुए, खाकी जेन के निकर, यानी कि खाकी जेन, एक जेन एक कपड़े को कहते हैं, आमतौर पे जो हमारे जो आर्मी का जो आप देख लें कि यूनिफॉर्म होता है वो भी जेन के कपड़े से बना हुआ होता है, तो वो उस तरह के उन्होंने उसके लिबास पहने हुए हैं। कुछ ने चप्पल पहने हुए हैं, कुछ ने सर पे टोपी रखी हुई है, 16 हैट उन्होंने, वो का एक खास तर्ज की टोपी होती है टेढ़ी करके सर के ऊपर रखते हैं, वो उन्होंने बयान किया है। फिर कुछ ने रंगदार चश्मे लगाए हुए हैं, फिर कुछ जो बड़ी उम्र के हैं वो बड़ी तोंद है उनकी, तोंद बड़े हुए पेट को कहते हैं, तो यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बड़ी तोंद के साथ चलते हुए आ रहे हैं, बड़ी तोंदों वाले बाबू उनको कहा गया है।
अच्छा, यानी कि हर तरह के लोग जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। अब लोगों को बयान करने के लिए भी डिफरेंट तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए, तो ये भी एक कमाल होता है जो कि गुलाम अब्बास के अफसानों में मौजूद है, कि वो इतने डिफरेंट तरह के अल्फाज एक ही बंदे को या एक ही तर्ज के लोगों को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि जो लोग चले आ रहे हैं उनमें बहुत से लोगों के पास फाइलों के गट्ठे हैं, कुछ ने बगल में दबाए हुए, कुछ ने हाथों में पकड़े हुए। अब ये कौन से गट्ठे हैं फाइलों के? जो काम वो ऑफिस में नहीं कर सके वो फाइलें उन्होंने अपने हाथों में उठाई हुई हैं, ये सोचकर कि हम इनको घर ले जाएंगे। अब मुसन्निफ ये बता रहे हैं हमें कि वो रोज ये सोचते हैं और रोज अपने साथ वो फाइलें लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो वो घर गृहस्थी के कामों में ऐसे उलझते हैं कि वो बंद की बंद फाइल दोबारा ऑफिस आ जाती है, और वो फिर अगले दिन जो है वो इसी सोच के साथ कि हो सकता है कि घर जाके हम ये काम कर लें, दोबारा फाइल घर ले जाते हैं। अब असल में वो बताना ये चाह रहे हैं कि दो तरह की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। एक दुनिया है हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ, जो हम बाहर निकलते हैं, हमारी जॉब्स हैं, तो घर से हम सोच के आते हैं कि अच्छा हम ये चीज वहां पे करेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी वहां पे होती हैं कि वो काम हम वहां पे नहीं कर पाते हैं। ऑफिस का ही बेशक काम है या कोई स्कूल है या कोई ऑफिस है या कुछ भी है वट एवर, तो वहां पे कोई लिखने लिखाने का काम है, तो जो फिर घर में काम हो सकता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा अब ये यहाँ पे नहीं हो सकता तो घर में थोड़ा सा टाइम निकाल के ही मैं घर में कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो एक अलग तरह की दुनिया हमारी मुंतजर है। घर जाके तो आप समझ लें कि एक और तरह की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो यहाँ पे एक लाइन में जिंदगी का इतना बड़ा फलसफा है जो मुसन्निफ ने हमें समझा दिया। तो अब बता रहे हैं कि फाइलें घर जाती हैं तो घर से भी पैसे ही वापस आ जाती हैं, क्योंकि घर में एक अलग तरह की दुनिया जो है वो मुंतजर है। एक वर्कर जो है, यानी कि चाहे वर्किंग वो वुमेन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो वो अपनी जिम्मेदारी जो वो सोच के आता है वो पूरी नहीं कर पाता, तो अगले दिन दोबारा वो फाइल उसी की उसी तरह घर वापस चली जाती है। अच्छा, फिर अब वो बता रही हैं कि कुछ लोग जो है वो साइकिल से बेनियाज, छाते से बेनियाज, छाता मीन्स के छतरी, छतरी के लिए छाते का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि वो कुछ लोग जो उनके पास छतरियां लेने के लिए भी इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि वो धूप से बचने के लिए जो है वो अपने महीने के खर्च में से पैसे निकाल के छतरी खरीद लें, या कुछ लापरवाह भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं खरीदते, वो कहते हैं ठीक है जी ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तो वो कहते हैं कुछ छतरी से बेनियाज, साइकिल से बेनियाज ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बदकता सूट पहने हुए हैं। बदकता का मतलब अब ये है जो देखने में भी बुरे लग रहे हैं, जो उनके साइज के भी नहीं है, उनके रंग भी उड़े हुए हैं। अब देखिए दो तरह के लोग हैं, एक थोड़े से केयरलेस लोग होते हैं जो अपना आप ठीक कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे होते, ठीक है, उनको देखने से पैसा होगा भी, लेकिन उनके देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि उनके पास इतने पैसे हैं, यानी उनका जो है वो लिबास और वज़ाकता अच्छी नहीं होती। हालांकि इस्लाम में हमें इस चीज के लिए कहा गया है कि अगर आपके पास इतना पैसा, इतनी दौलत है कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो फजूल खर्ची से हट के कम से कम नजर आना चाहिए आपको देख के कि आप इतने पैसे के मालिक हैं। तो वो अब ये कह रहे हैं कि बदकता सूट उन्होंने पहने हुए, कुछ तो चले हैं ही गरीब जिनकी तनख्वाहें कम है, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल ही लापरवाह है। कह रहे हैं कि वो कंधे उनके यूं नीचे लटके हुए हैं, अपनी जो है साइज से बड़े उन्होंने सूट पहने हुए। आप देखते होंगे अपने स्कूल में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म भी थोड़े मतलब वैसे ही जैसे रेडीमेड लिया, वैसा नहीं कि पैसे की कमी है, लेकिन उन्होंने बड़े बाजुओं वाले, यूं कंधे लटके हुए, तो यूं वाले सूट भी पहने हुए होते हैं। तो ऐसे ही ऑफिस का भी यही हाल है। अच्छा, अब वो जो लोग आ रहे हैं वो जबान कौन सी बोल रहे हैं? अच्छा बेटे, ये आप जहन में रखेंगे कि उस दौर का अफसाना लिखा हुआ जब अंग्रेज की हुकूमत थी। आपको पता होगा कि 1857 में जब गदर हुआ, लड़ाई हुई, तो अंग्रेज जो कि तिजारत की गर्ज से दाखिल हुआ था बरसगीर में, वो बिल्कुल ही काबिज आ गया। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं ने और मुसलमानों ने अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से बरसगीर से बाहर निकालने के लिए वो जंग लड़ी थी, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान और हिंदू वो जंग हार गए थे। बरसगीर पाको हिंद, आपने नाम जो सुना होगा, स्टेटमेंट ये लिखी हुई मिलती है, यानी बरसगीर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का था, ठीक है। तो अब अंग्रेज काबिज आ रहा था, तो उन दोनों ने मिलकर उसको वहां से निकालने की कोशिश की 1857 में, लेकिन क्या हुआ कि बदकिस्मती से मुसलमान और हिंदू हार गए और अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से उसके बाद जो है वो काबिज आ जाता है।
तो ये दौर वो है, मतलब 1857 के बाद का दौर है, जब अंग्रेज काबिज है, हुक्मरान अंग्रेज है, ठीक है, और मुसलमान और हिंदू उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके मातहत है। मुल्क मुसलमानों और हिंदुओं का है, लेकिन काबिज जो है वो अंग्रेज है। तो इसलिए जबान भी जाहिर है जो हुक्मरान कौम होती है उसी की चलती है, तो अंग्रेजों की जुबान अंडरस्टूड इंग्लिश है। तो अब जो वो बिल्डिंग्स में, इमारतों में काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे उनकी मादरी जुबान एक ही है, हिंदी, हिंदवी, उर्दू मिक्स थी ना, तो ये जुबान है, ठीक है, या अपने अपने इलाके की वो बोली बोलना जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन अब क्या है कि वो जब चलते आ रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो उनकी अंग्रेजों की जो जुबान है ना, उसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जाहिर है कि देखिए, जो आपकी अपनी जुबान नहीं होती ना, या जो आपकी मादरी जुबान नहीं होती, जो बचपन से आप बोलते नहीं आ रहे होते, वो आपको मुश्किल लगती है, और उसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करते, जैसे कि इंग्लिश है, तो वो आप अच्छे तरीके से उसको नहीं बोल पाते। तो वो अब ये कह रहे हैं कि मादरी जुबान उनकी एक ही है, सब लोगों की जो चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि हैं तो सब हिंदू हैं या मुसलमान है, लेकिन वो अपना लहजा बिगाड़ बिगाड़ के, लहजा बिगाड़ बिगाड़ के इसलिए कि जब इंग्लिश बोलते हैं तो मुंह टेढ़े मेढ़े करके, जाहिर है कि जो हम, अगर हमने उनकी जुबान बोलनी है, तो लबो लहजा और फेस की एक्सप्रेशन और सारी चीजें फिर उन्हीं वाली आ जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि गैर जुबान में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। गैर जुबान का मतलब ये है कि अंग्रेजों की जुबान में गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। तो क्योंकि अंग्रेजों के मातहत है और वो जुबान सीखनी भी है, तो उसकी प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं कि हम इसमें थोड़े माहिर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक तो अब उन्होंने ये चीज बता दी। अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं कि जो क्लर्क चले आ रहे हैं उनकी उम्र क्या है, ठीक है, और उनका फेस या देखने में वो क्या कैसे लग रहे हैं। अब यदि समझ में, ये होता है सरापा, जिसको अभी मैं बयान करने लगी हूँ। सरापा यानी देखने में वो कैसे लगते हैं ना, उनकी वज़ाकता क्या है, लिबास, या उनके चेहरे की जो तासुरात, या चेहरा उनका कैसा है, या मतलब चल कैसे रहे, ये सारी चीजें जो है अब मुसन्निफ आगे बयान कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्लर्कों में हर उम्र के लोग हैं, ठीक है, ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक मसें भी नहीं फूटी। मसे का मतलब ये होता है कि जैसे लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो मूछें जब निकलती हैं फेस पे, तो वो ये कह रहे हैं, अब उनको बयान करने के लिए निहायत अच्छे अंदाज में मुसन्निफ ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे अभी मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आता ना, 16-17 साल के बच्चे होते हैं तो जॉब स्टार्ट कर दी, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ उनमें ऐसे हैं कि जिनकी अभी पूरी तरह से मूछें भी नहीं निकली, और मतलब वो छोटे हैं, ठीक है, तो और कुछ ऐसे हैं जो उम्र रसीदा घाव है, मतलब ये है कि जो बड़े अरसे से उन्हीं जगहों पर है और उम्र रसीदा हो चुके हैं। जाहिर है, देखिए, कोई भी जॉब आप जब कर रहे होते हैं तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो एक उम्र गुजर चुकी होती है ना आपको उस दश्त की सयाही में। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ लोग जो है वो बहुत छोटे हैं, कुछ मतलब बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, लड़कपन जो होती है, टीन एज जो होती है उसमें है, और कुछ जो है वो उम्र रसीदा घाघ है, मतलब बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनको ऐनक लगाए लगाए भी बहुत अरसा हो गया और उनकी ऐनक के निशान भी उनके नाक पर मौजूद है, जिनको ये जॉब्स करते करते 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं, और अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। तो जाहिर है, जब जिनको इतना अरसा हो जाएगा, जो 60 साल की उम्र को पहुंचने वाला है, कुछ लोग तो ठीक रहते हैं लेकिन कुछ की सेहत में भी फर्क आ जाता है। तो अब आगे मुसन्निफ उसको बयान करने के लिए कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनकी गुद्दी में थोड़ा खम आ चुका है। गुद्दी, ये जो कमर का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो होता है जो जहां पे थोड़ा सा खम का मतलब होता है झुकाव, तो झुकाव आ चुका है। अच्छा, अब मुसन्निफ उनके थोड़े बुढ़ापे को या बुढ़ापे की तरफ जाते हुए जो उनका हुलिया है उसको बयान कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा झुक के चल रहे होते हैं। वो झुक के इसलिए चल रहे होते हैं कि वो खुद ब खुद ही ना उनकी कमर में जो मतलब बैक का जो निचला हिस्सा है ना, उनमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, तो वो झुक के चल रहे होते हैं। तो जो रिटायरमेंट के करीब लोग हैं, वो थोड़ा सा खम आ गया है उनके मतलब पीठ में थोड़ा खम आ गया है, तो वो जो है वो थोड़ा झुक के चल रहे हैं। अच्छा, फिर अब वो बता रहे हैं कि वो देखने में जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और जिन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा, उनके चेहरे पे थोड़ी फिंसियां भी निकली हुई है। अब वो फिंसियां क्यों निकली, अब देखिए, अभी तक मुसन्निफ 2 पेजेस में उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है
वो जो लोगों की वजाकता और उनका ज़ाहिरी हुलिया बयान किया है बड़े तफसीली अंदाज में। तो अब उनकी जो है वो फिंसियां क्यों निकली हुई है ये दाढ़ी वाली जगह पे, कि उन्होंने कुंद उस तरह इस्तेमाल किया। कुंद का मतलब होता है कि जो नाकारा हो जाते हैं ना उस तरह शेव करने वाले, जब आप उन्हीं को यूज करते रहते हैं तो वो आपकी स्किन को भी खराब करते हैं। तो जिन लोगों ने इस चीज का ख्याल नहीं किया और वो कुंद उस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, तो जहां पे फेस पे उनके बाल है ना, उन बालों की जगह आप छोटी छोटी फिंसियां भी निकल आई है। ठीक है, तो मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि उनके चेहरे पे जो है फिंसियां भी वो बालों की जगहों पे नजर आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अरसे से इन ऑफिसेज में आ रहे हैं, अब उनको अपने घर का फासला भी याद है कि कदम कदम हम कितने कदम चलेंगे या कितने हजार कदम, कितने 100 कदम चलेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। यानी उनको यहाँ पे जॉब करते करते इतना ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अच्छा, अब एक बड़े मजे की बात यहाँ पे मुसन्निफ बता रहे हैं कि हर शख्स दूसरों से नाला नजर आ रहा है। जितने लोग चलते आ रहे हैं ना, जो मातहत है वो अपने ऊपर वाले से, मातहत का मतलब होता है जो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो अपने जो आप कह लें कि कोई बॉस है उनका, उससे नाराज नजर आ रहा है। नाराज मीन के उससे खफा है कि वो मुझसे काम ज्यादा लेता है या मेरे साथ रवैया उसका बुरा है। और जो ऊपर वाली सीट पे है वो अपने मातहतों से नाराज नजर आ रहा है कि ये काम ठीक तरीके से नहीं करते। तो इस एक लाइन में भी मुसन्निफ ने एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक हमें दिया, मतलब एक बहुत बड़ी हकीकत हम कह सकते हैं कि हमें बताई है कि दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं है। आप किसी भी लेवल पे देख लेना, अभी तो आप छोटे हैं, आप इस लेवल पे देख लें या आप इससे भी छोटे थे, छोटी क्लासेस में भी आप देख लें, बच्चों को एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। जिस लेवल पे अभी आप हैं उसमें भी, जिसमें मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी यही चल रहा है, जो हमसे बड़े हैं उनके इर्द गिर्द भी यही चल रहा है। तो दुनिया में हर शख्स दूसरे से नाला है, अपने आप को ठीक समझ रहा है और दूसरे को गलत समझ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप वो बता रहे हैं कि जो शरीफ है वो जब चलता चलता जो है वो तांगे के स्टेशन पर पहुंचा है जहां से उसने तांगा लेना है। अब एक तांगे में एक ही सवारी की जगह कम है, तो वो फौरन लपक कर जो है वो उस तांगे पर बैठ गया है। अब तांगा जो है वो जहां पे जाके रुका है, वो जहां उसने जाना था वो उतरा है, और अकन्नी यानी एक पैसा जो है, पुराना जमाना है, मैंने आपको बताया, अकन्नी जो है वो निकाल कर किराया देता है। जैसे आज के दौर में 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए हम किराया देते हैं जो आम लोकल बसेस होती हैं, तो वो अकन्नी जो है वो किराया देता है और वहां पे उतर के वो जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, जामे मस्जिद मैंने आपको बताया कि जामे मस्जिद शाहजहां की बनाई हुई मस्जिद है और बड़ी तारीखी मस्जिद है दिल्ली में, तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है। उस मस्जिद के गिर्द एक बड़ा पुराना बाजार लगा करता था। अब वो बाजार जो था वो कोहना फरोशों का बाजार था, यानी कोना होता है, कोना का लफ्ज पुराने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पुरानी चीजें जिसको हम नीलाम घर कहते हैं, या पुरानी चीजें बेचने वाले जो है वो दुकानें होती हैं ऐसी। तो वो पैदल जो है जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। जैसे कि आपने पहले देख लिया कि वो फारिग है घर से, उसको कोई टेंशन नहीं है,